हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग यूपी एपीओ 2018 का जो है क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ the constitution. The first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in year 1961. The vice president calls the joint sitting of the both house. कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो लग रहा है कि ये ऐसे ही रॉन्ग है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को कॉल नहीं करते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, मतलब राष्ट्रपति बुलाते हैं, और जो है इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो बुलाते हैं कौन, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक प्रेसिडेंट बुलाते हैं, मतलब राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक है, जो कि अभी ओम बिरला है। ठीक, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो तीसरा इसमें इनकरेक्ट हो गया, पहला और दूसरा राइट है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, तो पार्ट 2 फंडामेंटल राइट होता ही नहीं है, पार्ट 2 सिटीजनशिप होता है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप का बात नहीं करता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का बात करता है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 बात करता है, डीपीएसपी का बात पार्ट 4 करता है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, और पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन टेरिटरी, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज bagged the top position in composition ranking for the good governance index according to the data released by personal ministry of government of India on 25th December 2019। मतलब 2019 के रिपोर्ट के अनुसार जो है जीजीआई मतलब गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन एक नंबर पे था, तो उस समय तो तमिलनाडु था, और आज के समय में जो है गुजरात है। ठीक है, तो अगर इस समय पूछे तो 2021 में यह डाटा रिलीज हुआ है। ठीक है, तो उसके अनुसार कौन है, गुजरात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इट इज गांधीयन अप्रोच टू डेवलपमेंट, तो ये गांधीयन अप्रोच था ही नहीं। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑन 5 फरवरी 2004, तो ये राइट आंसर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए टुंड्रा में क्या पाया जाता है, तो रेनडियर पाया जाता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, तो ए का देखिए 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, टुंड्रा में, और सवाना में जेब्रा पाया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जानते हैं पेंगुइन पाया जाता है। ठीक है, सॉरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सी का हो जाएगा एक। ठीक है, कंगारू, और अंटार्कटिका में पेंगुइन पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड्स गिवन बिलो। ओजोन होल इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन ओवर अंटार्कटिका। ठीक है, ओजोन लेयर इज फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दोनों सही है, मतलब ओजोन जो परत है वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में, मतलब सबसे निचली हिस्से में पाया जाता है, तो ये भी सही है। ओजोन छिद्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है,
तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है, लेकिन ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है, मतलब ये कोई उसका फर्स्ट का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2021 सॉरी एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे घनत्व तो सबसे कम था, ठीक है। तो सबसे कम देखिए, सबसे ज्यादा घनत्व तो अभी बिहार का है 1106, ठीक है। और सबसे कम घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी किस स्टेट का है, तो यूपी का है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी का है, लेकिन यहाँ पे घनत्व पूछ रहा था, जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बिहार का है, ठीक है, 1106 है, ठीक है, बिहार की डेंसिटी। और सबसे कम इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेज द ग्रोथ ऑफ एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन वाज मोर देन एब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक थी। मतलब ग्रामीण में, ठीक है ना, मतलब देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी उससे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ की रही, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र की। तो कौन सा डिकेड था, मतलब कौन सा दशक था, तो 2001 से 2011 का जो दशक था उसमें शहरी जो वृद्धि दर थी सबसे ज्यादा थी, ठीक है। अभी हम लोग सेंसस कौन सा 2011 का ही सेंसस चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्तूपा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देखिए जंघा, अंडा, मेधी, हर्मिका, तो ये तीन देखिए, ये अंड, मेधी और हर्मिका ये तीनों जो है स्तूप का अंग है, लेकिन जंघा नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आरजी कोलिंगवुड, तो ये राइट है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कार्ल मार्क्स, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। इसका जो है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट को लिखा है ओसवाल्ड स्पेंगलर, ठीक है, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने, किसने लिखा है, ओसवाल्ड स्पेंगलर, इन्होंने लिखा है, ठीक है। ओसवाल ओसवाल स्पेंगलर ने लिखा है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं रख दे रहा है। चलिए, और व्हाट इज हिस्ट्री, ई एच कार, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, एज ए टोनबी, तो ये सब राइट है। तो इसमें पूछ रहा था कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो बी नंबर करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कार्ल मार्क्स का नहीं, ओसवाल्ड स्पेंगलर का है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
कृष्णदेव राय, अ रूलर ऑफ विजयनगर, वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलु डायनेस्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, तुलु डायनेस्टी से था। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अकबर लिफ्टेड जजिया ऑन हिंदूज इन मार्च 1565, अकबर लिफ्टेड जजिया ऑन हिंदू इन मार्च 1564। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1564 में अकबर ने जजिया को हटाया था। ठीक है, अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1564 में उठाया। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक थॉट ऑफ पाकिस्तान? थॉट ऑफ पाकिस्तान के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अमृतसर, सालवाई और मैंगलोर। तो सबसे पहले आ जाएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, 1765 में हुआ था। सालवाई 1782 में हुआ था। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, उसके बाद मिला लेते हैं हम लोग। ठीक, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। सालवाई हुआ था 1782 में। ठीक, मंगलौर 1784 में। ठीक, और अमृतसर हुआ था 1809 में। ठीक, 1809 में। अब मिला लीजिए। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि 1765 में सबसे पहले हुआ था, तो एक नंबर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर वाला ऑप्शन ये कट जाता है। ठीक, उसके बाद से आ जाएगा ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782, तो एक के बाद दो, सॉरी, एक के बाद तीन, तो एक के बाद तीन, तो ये लास्ट वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद से आ जाएगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 4, तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकेंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? निम्न में से निम्न में से कौन 1740 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? ठीक है, दूसरे सत्याग्रही, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अरे घबरा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू देख लीजिएगा। ठीक है, पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मोपला रिवेलियन, तेभागा मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो हम लोग को पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, और मोपला 1921 में। ठीक है, तो लिख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह
1917 में और मोपला सत्याग्रह, मोपला रिवेलियन मतलब विद्रोह 1921 में हुआ था। 1921 में, देखिए इस दोनों से हो पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले चंपारण, फिर मोपला, 4 के बाद 1, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए ये दोनों बता देते हैं। तेभागा मूवमेंट हुआ था 1946 में। ठीक है, तेभागा मूवमेंट 1946 में, और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज involuntary, heartbeat is under the control of will, left part of the brain is concerned with the language, right part of the brain is concerned with the appreciation of music। तो ऐसे ही सिंपल हम लोग को समझ में आ रहा है कि हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हार्ट बीट हम लोग के कंट्रोल में तो होता ही नहीं है। तो बी नंबर, तो दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा जब गलत हो गया तो हमारे कौन से ऑप्शन, डी ऑप्शन कैंसिल हो गए, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर 1 3 4, 1 3 4 जो है राइट है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 17 का ए। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनवॉल्यूंटरी, मतलब पाचन तंत्र भोजन की गति अनैच्छिक होती है, सही है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न विद द लैंग्वेज, मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक है, ठीक, और मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसावा रसास्वादन से संबंधित है, मतलब राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न विद द एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो देख लीजिए, ये अगर किसी को पता भी नहीं होगा तो ये तो पता है ना कि हृदय की जो गति है हम हमारी इच्छा से नहीं होती है। तो इसे अगर आप हटा देते हैं तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो क्वेश्चन ही कट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही से मैच नहीं किया गया है? तो चलिए देखते हैं। इंजाइम, पेप्सिन, विटामिन, बायोटिन, पॉलीमर, आरएनए, हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल। तो हार्मोन तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। ठीक है, हार्मोन कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तब पेट्रोल तो है नहीं भाई, क्योंकि डीजल भी नहीं है। सीएनजी हो सकता है, हाँ सीएनजी है। ठीक है ना, सीएनजी और बायोफ्यूल। तो अब इस दोनों में अगर चूज करना है तो बायोफ्यूल, सीएनजी और बायोफ्यूल दोनों हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, पेट्रोल तो होगा नहीं, क्योंकि जलाने से इससे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैस निकलती हैं, और डीजल से भी। लेकिन सीएनजी हमारा ग्रीन एंड क्लीन एंड ग्रीन है, फ्यूल है, और बायोफ्यूल भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 3 और 4 दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 260 watt bulbs and 240 watt fans are kept on the 6 hours a day. If the electricity charge are 5 per unit, the electricity bill for 30 days will be, मतलब 30 दिन का। देखिए 60 वाट के दो बल्ब, 60 वाट के दो बल्ब और 40 वाट के दो पंखे को प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है। ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटे। ठीक है, यदि विद्युत शुल्क 5 रुपए प्रति यूनिट है तो 30 दिन का विद्युत बिल क्या होगा? तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 60 और 40 100 हो गया। ठीक है, 60 वाट के दो बल्ब हैं और 40 वाट के दो पंखे हैं। ठीक, तो ये दोनों 100 वाट के हो गए, और 100 वाट को
अगर 3 छक्के 18, हाँ, तो 100 वाट हो गया। अब 100 वाट जितना जलेगा 30 दिन में, तो बस सिंपल 30 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 छक्का 18, 180। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, राइट आंसर हमारा 180 हो जाएगा, क्योंकि 100 वाट हो गया ना। तो 100 वाट 30 दिन में जितना जलेगा, बस 30 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 यूनिट ही तो जलेगा। मान लीजिए एक दिन में 1 यूनिट जल रहा है, तो 30 दिन में 30 यूनिट जला। अब 30 यूनिट का 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 180। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म ऑफ मिशन इंद्रधनुष 2.0 इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इन दिसंबर 2019 द इंडियन एयर फोर्स अनाउंस्ड द रिटायर which of the following fighter aircraft service with effect from 27 दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में भारतीय वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान को 27 दिसंबर 2019 से सेवा मुक्त करने की घोषणा की? तो देखिए ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विथ सुरेना फॉर ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, ये भी करंट से रिलेटेड था उस समय का। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित कथन सुरेना 4 मानव सदृश रोबोट से संबंधित है। इसे तेहरान विश्वविद्यालय ने बनाया है, तो बिल्कुल सही है। यह 100 ध्वनि आदेश को पहचान सकता है, सही है। यह 100 विभिन्न वस्तुओं को पहचान सकता है, ये भी सही है। यह 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलने में सक्षम है, तो ये गलत है। ठीक है, इट इज एबल टू वॉक 1 किलोमीटर 1 आवर, ये गलत है, क्योंकि वह उस समय 0.7 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी थोड़ा, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हु हैज बीन नेम्ड बेस्ट थोड़ा गलत हो गया इसमें, मतलब कट गया है। ठीक है, बेस्ट पता नहीं क्या है वहां पे। फुटबॉल है, ठीक है ना। हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट फुटबॉल इन द वर्ल्ड वाइल रिसीविंग इन द बैलोन बैलोन डी और अवार्ड फॉर द 6th टाइम ऑन 2 दिसंबर 2019। ये भी करंट से रिलेटेड था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 25 नंबर भी करंट से रिलेटेड था, मिस यूनिवर्स 2019। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्सेप्शन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम पंचायत इन यूपी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों के आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? ठीक है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा। पशु कर, लोकल ट्रेड टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, ये तो सब है, कोई अपवाद तो है नहीं इसमें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25 का डी। ठीक है, सॉरी 26 का डी। 27 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्वलिटीज हैव बीन अटेम्प्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थ्रू आर्टिकल 17 एंड 18। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा किया था? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और धार्मिक समानता। तो 17 और 18, तो ये बताइए 17 में क्या है? छुआछूत है। 18 में है टाइटल्स, क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आप अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते हैं, जैसे राजा मान सिंह, राजा हरिश्चंद्र, इस टाइप से मतलब राजा या कोई भी इस प्रकार का टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं।
तो ये किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक से तो है नहीं, पॉलिटिकल से है नहीं, रिलीजियस से है नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सोशल इक्वलिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सॉरी, मिलान करना है। तो हमारा राइट आंसर पहला का हो जाए कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु टोबैको बोर्ड कहाँ है? हर हैदराबाद। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वीजा वाज ब्रॉट विद द ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन नेशनल्स इन यूएस कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा वीजा यूएस कंपनी में विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा EB5। राइट आंसर हो जाएगा, उस समय EB5 वीजा लाया गया था। अभी का भी एक वीजा जो है काफी फेमस हुआ है जिसपे भारतीयों को 80 लाख के आसपास उस वीजा के लिए देना पड़ सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा वीजा है, और वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा है करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका राइट आंसर स्लोवेनिया, वादूज, यही करेक्टली मैच सॉरी, करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि स्लोवेनिया का जो है स्लोवेनिया की राजधानी जुबली जाना है। ठीक है ना, जुबल जाना। ठीक, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नॉन एज मॉस्क्यूटो कोस्ट? निम्नलिखित में कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोस्टल एरिया ऑफ होंडुराज एंड निकारागुआ अलोंग विथ कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर से लगा हुआ होंडुराज तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ द इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? देख लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 940 फीमेल पर 1000 मेल्स। ठीक है, ठीक है, हालांकि ये 940 थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 2011 की सेंसस के अनुसार जो है लिंगानुपात 943 था। ठीक है, तो चूंकि ये इसके करीब है, ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत लड़के 45 भी मारे होंगे, चूंकि इसमें 943 राइट आंसर दिया ही नहीं है, तो बी या सी ऑप्शन पे आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं? देखिए, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सही है, 1106 है, सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 829, ये भी सही है। तमिलनाडु का 555, ये भी सही है। केरला का ये सही नहीं है, क्योंकि केरला का जो है जनसंख्या घनत्व तो 860 है। ठीक है,
यहाँ जो कि 760 दिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली, हाथी गुफा, हाथी गुफा उड़ीसा सही है, एलोरा महाराष्ट्र ये भी सही है, बाघ मध्य प्रदेश ये भी सही है, नागा अर्जुन पहाड़ी वेस्ट बंगाल ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो नागा अर्जुन पहाड़ी कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, नागा अर्जुन पहाड़ी बिहार में है। एक बार हम मैच कर लेते हैं कि कहाँ है। मतलब एक बार हम देख लें इसको। हाँ, बिहार के जहानाबाद जिले में है, ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये चारों ऑप्शन जो है, मतलब जो भी इसमें दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाथी गुफा उड़ीसा में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, बाघ मध्य प्रदेश में है, और नागा अर्जुन पहाड़ी बिहार के कहाँ, जहानाबाद में। हाँ, जहानाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नॉट रिलेटेड विद द मौर्य डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सा डायनेस्टी राज मौर्य डायनेस्टी से संबंधित नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंबिसार नहीं है, अशोक है, और बृहद्रथ है। ठीक है, बृहद्रथ लास्ट वाला था मौर्य डायनेस्टी का लास्ट शासक। तो बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार जो है मौर्य डायनेस्टी से नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार कहाँ किस शासक से संबंधित है, हरण्यक। ठीक है ना, हरण्यक वंश से। बिंबिसार किस वंश से है, हरण्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा, बादशाहनामा का ऑथर मतलब बादशाहनामा का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when Queen Elizabeth granted a royal charter to trade in East India Company, कब, तो हम लोग को पता है कि 31 दिसंबर 2000 सॉरी 1600। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर जारी हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। गायकवाड़, गायकवाड़ कहाँ के हैं, बड़ौदा के, तो एक का हो जाएगा 3, एक का 3 हो गया। होलकर इंदौर में, तब बी का 4, 3 4 मिला लीजिए कहाँ है, तो राइट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए। ठीक है, तो देखिए गायकवाड़, बड़ौदा, होलकर, इंदौर और सिंधिया ग्वालियर। ठीक है, सिंधिया कहाँ का, ग्वालियर के। ठीक है, और भोसले नागपुर। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले। तो GBHI ट्रिक बना लीजिए इसका, GBHI GBHI SG और BN। ठीक है, GBHI SBBN। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। मतलब ट्रिक तो काफ़ी बकवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
39 विच रेफरेंस टू दी वैकोम सत्याग्रह विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। वैकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन त्रावणकोर, इट वॉज अगेंस्ट द साल्ट टैक्स इन केरला। यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था, यह केरल में नमक कर के खिलाफ था। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज अगेंस्ट द साल्ट टैक्स इन केरला। तो ये तो गलत है, साल्ट टैक्स। वैक्यूम सत्याग्रह त्रावणकोर मंदिर प्रवेश और अस्पृश्यता के खिलाफ था। ठीक है ना, नमक के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो जो त्रावणकोर सत्याग्रह था, वैक्यूम सत्याग्रह, त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित था। ठीक है ना, और उधर तो काफी होता रहता है ये सब, तो उससे संबंधित था। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वैक्यूम सत्याग्रह किससे संबंधित था, मंदिर और छुआछूत से। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर सिर्फ इसमें एक सही है, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ट्रिटी ऑफ सूरत 1775 सही है, ट्रिटी ऑफ मद्रास 1769 ये भी सही है, ट्रिटी ऑफ बेसिन 1803 ये सही नहीं है। क्योंकि 1802 में हुआ था। ठीक है ना, ट्रिटी ऑफ बेसिन, तो करेक्टली सी नंबर करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि 1802 में हुआ था। ट्रिटी ऑफ लाहौर 1846 सही है। चलिए, तो याद रखिएगा ट्रिटी ऑफ बेसिन कब हुआ था, 1802 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ए हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। ए हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज के पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय जी हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन 1977 फ्रॉम। 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया। ठीक है, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूड फ्रॉम द स्पेस द अर्थ लुक्स। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई देती है, तो सबको पता है नीला। ठीक है ना, ब्लू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू, नीला। चलिए, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा है ना, तो इसलिए। और चलिए, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिला लेते हैं। इस इयोसिन इयोसिन कोकनासी, तो पहला का एक ही हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट कृत्रिम वर्षा, दूसरा का बी का दो हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, गलत हो रहा है क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एसीटिक फिल्म। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लाल। एक मिनट। योसिन लाल स्याही 4 हो जाएगा, सेल्यूलोज एसीटेट चलचित्र के फिल्म। ठीक है, 3। मतलब इयोसिन का 4 और सेल्यूलोज एसीटेट का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग आर्टिफिशियल रैन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग आर्टिफिशियल रैन, तो ये याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का उपयोग फंगीसाइड के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर है 4 3 2 1, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर बी हो जाएगा।
ठीक है। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, हम थोड़ा उसमें डाउट है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, देख के बताइए कमेंट में कि क्या हमने जो आंसर बताया वो सही है या गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनल कलर बैंड इज अ रेनबो आर। इंद्रधनुष के सीमांत वर्णपट होते हैं नीला और लाल, लाल बैगनी, हरा बैगनी, नीला और पीला और नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, लाल और वायलेट, ठीक है। इंद्रधनुष के सीमांत वर्णपात लाल और बैगनी होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फनी, बुलबुल, वायु, पाबुक। अच्छा, उस समय के करंट में रहा हुआ था, ठीक है ना, तो उसका ये है, तो आप लोग ये कोई पूछेगा नहीं या नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ क्वेश्चन जान लीजिए कि इस प्रकार क्वेश्चन आता है। चलिए 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020? ये भी क्वेश्चन उस समय करंट से रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज designated by यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019? ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 47, अपने देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों के विदेशी डॉक्टर नर्सों द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से किस देश ने 19 दिसंबर 2009 को फास्ट ट्रैक वीजा प्रणाली स्वीकृति दी? ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। और ये 50 नंबर भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। एक मिनट पहले इसको चेक कर लिया जाए, ठीक है। सेक्शन 272 लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट का बात करता है, और सेक्शन 2D कंप्लेंट का बात करता है, कंप्लेंट डिफाइन है, ठीक है ना, सीआरपीसी का 2D। ठीक, यानी कि पहला का हो जाएगा ए का 2, ठीक, और बी का 1, सॉरी सॉरी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो भी पुराने सेक्शन है सीआरपीसी को बीएनएसएस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, और सी सेक्शन 321 सी का 4, विड्रॉल ऑफ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, 321 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, और 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, देख लीजिए, ठीक। तो हम इसको देख लेते हैं, 272 वाला सेक्शन 272 लैंग्वेज ऑफ द कोड बीएनएसएस का 310 हो गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा बीएनएसएस का 310 272 जो है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो सीआरपीसी में था लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अब हो गया बीएनएसएस का सेक्शन 210, ठीक। और कंप्लेंट बीएनएसएस में 21 के एच में है, ठीक है ना, लैंग्वेज ऑफ द सॉरी कंप्लेंट जो है बीएनएसएस के सेक्शन 21 के एच में है, और विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन जो सेक्शन 321 है,
विड्रॉल फ्रॉम दी सीआरपीसी का सेक्शन 321 विड्रॉल फ्रॉम दी प्रोसिक्यूशन, तो ये चल गया है सेक्शन 360 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, सेक्शन 360 ऑफ बीएनएसएस यहाँ लिख दे रहे हैं हम, 360 बीएनएसएस। ठीक है, ये हो गया विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन 360 बीएनएसएस। और विड्रॉल फ्रॉम कंप्लेंट जो सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 257 में था, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, अब ये 282 बीएनएसएस में चला गया। ठीक है ना, 282 बीएनएसएस। ठीक है, ये और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट जो है 310 बीएनएसएस, 310 बीएनएसएस। ये कंप्लेंट जो है 21 का एच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच case the Supreme Court has terminated the that under section 125 of the Criminal Procedure Code, a married daughter having sufficient independent and self means is liable for maintenance of her parent। तो सेक्शन 125, ठीक है ना, married daughter having sufficient independent and self means it is liable for maintenance of her parents। देखिए ये कितना बढ़िया सेक्शन है, मेंटेनेंस का बात करता है 125 सीआरपीसी का। तो कह रहा है कि अगर डॉटर के पास सफिशिएंट मींस है, ठीक है ना, ग्राउंड है, तो वो अपने फादर से मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है ना, देखिए तो वो कौन सा वाद था, मतलब किस केस में बोला गया था, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। अरे जज्बात ही बदल गया यार क्वेश्चन का, हम तो गलती समझ रहे थे। हाँ तो सुनिए, मतलब अगर कोई पुत्री है, विवाहित भी है, फिर भी वह अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, किस केस में बोला गया था। ठीक है, 52 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय मनोहर अर्बत वर्सेस काशीराव राजारामन। ठीक है ना, विजय मनोहर अर्बट बनाम काशीराव राजाराम। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बेटी के पास अपने साधन हैं तो वो माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, इस क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है ना, सेक्शन 125 के सीआरपीसी का। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी अब बीएनएस का कौन सा सेक्शन हो गया है, तो 144 हो गया, याद रखिएगा। ठीक है ना, सेक्शन 125 बीएनएसएस का। एक बार रुकिए हम देख भी लेते हैं। 125 सेक्शन सीआरपीसी का 125 किधर गया भैया, एक मिनट। हाँ 144 में हो गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये हो गया है सेक्शन 144 बीएनएसएस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो नए सेक्शन पूछेगा ना, तो इसीलिए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, विजय मनोहर अर्बत वर्सेस काशीराव राजाराम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड आर नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत शमनीय नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसको समन नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऐसा अपराध है जिसको दंड प्रक्रिया संहिता 320 के मतलब सीआरपीसी के सेक्शन 320 के तहत समन नहीं किया जा सकता है, वो आईपीसी का कौन सा सेक्शन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी। ठीक है ना, सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी। तो इसमें 320 जो सीआरपीसी का बात कर रहा है, तो ये 320 सीआरपीसी कौन से सेक्शन में अभी है, चलिए देख लेते हैं। 320 ये जो सीआरपीसी है ये कौन से सेक्शन में आ गया है, तो 359
ऑफ BNSS, ठीक है, में है अभी। और 390 ऑफ IPC ये किस सेक्शन में चला गया है, तो 309 BNS में चला गया है, ठीक है ना। ये अभी 309 BNS में चला गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट the provisions of section 3 provisions of section 438 of the code of criminal procedure 1973 has been revived in उत्तर प्रदेश, रिवाइव्ड इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में प्रावधानों को पुनः प्रवर्तित किया गया है, ठीक है। तो ये उस समय तत्काल का न्यूज में था तो इसीलिए पूछ दिया 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं 438 जो CRPC का है वो 482 BNS में चला गया है, ठीक है ना। तो ये 438 CRPC का जो सेक्शन है वो 482 ऑफ BNSS में चला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376DA of the Indian Penal Code shall be completed from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के 76 घ क मतलब DA के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा, मतलब कितने समय के अंदर जो है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि रेप के गंभीर मामलों में जांच 2 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 376DA अभी ये चला गया है सेक्शन 70 का 2 ऑफ BNS में, ठीक है। तो है क्या, ये देख लिया जाए एक बार, देख लेते हैं एक बार। क्या 70 का 2 में चला गया तो ये गैंग रेप से रिलेटेड है, ठीक है। और 2 में क्या, वेयर अ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज रेप्ड बाय 1 और मोर पर्सन, ठीक है ना। अगर वुमेन जो है 16 साल से अंडर में है तो उसके बारे में है, गैंग रेप के बारे में 70 के 2 में, ठीक है ना। और 70 में क्या है, गैंग रेप है, तो याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 376D जो है सेक्शन, ये किस में है अभी, 70 के 2 में। और 70 में क्या है, गैंग रेप, ठीक है। और 2 में क्या जिक्र करता है, 70 के 2 16 साल से नीचे अगर कोई लड़की है उसका गैंग रेप होता है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर 70 के 2 में अगर मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने मंथ में पुलिस इंचार्ज द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो 2 मंथ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, किस सेक्शन में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है CRPC के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 56 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 357A 357A, ठीक है। और ये BNSS के 396 में है अभी। चलिए देख लेते हैं एक बार BNSS के सेक्शन 396 BNSS
क्या था 357A CRPC का, ठीक है। तीन सौ संतावन ए। हाँ बाबू। हाँ तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम किसमें था? सीआरपीसी के सेक्शन 357A में। अभी किस में चला गया है? तो ये सेक्शन 396 अब बीएनएस में चला गया, ठीक है ना। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम सेक्शन याद रखिएगा 396 में चला गया, ठीक है ना। 396 का एक बात करता है, तो 396 मान लीजिए, याद करके रखिए 396, ठीक है। चलिए बीएनएसएस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर हमारा क्या था इसमें? बी। चलिए, which section is designed to cure to some extent the defect and irregularity in recording of confession or other statement of accused under section 164 of CRPC? which section is designed, कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है ना, कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति मतलब कन्फेशन, ठीक, या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए अभिकल्पित है। मतलब कौन सा सेक्शन है जो अगर कन्फेशन में कोई त्रुटि होता है तो उसको सही कर सकता है, करेक्शन कर सकता है, कौन सा सेक्शन? सीआरपीसी का, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेक्शन 463, ठीक है। सेक्शन 463 बात करता है इसका, जो मतलब ये कहता है कि अगर 164 में अगर कन्फेशन को रिकॉर्ड किया गया, देखिए कन्फेशन को अभी ये क्वेश्चन पूछा था सेक्शन 164 जो है कन्फेशन वाला, ये झारखंड एपीओ में अभी पूछा था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा 164 में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कन्फेशन, ठीक है ना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है 164 में। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 164 जो सीआरपीसी का है, अभी बीएनएसएस का क्या हो गया है? 183, ठीक है। तो अभी ये बीएनएसएस का हो गया है सेक्शन 183 बीएनएसएस। अब बीएनएसएस हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेक्शन लिख देंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि न्यू वाला हम लिखे हैं, ठीक है। जिससे भी रिलेटेड है हम न्यू सेक्शन वहां लिख देंगे, तो समझ लीजिए कि वो न्यू वाला ही लॉ है, ठीक है। 183 बीएनएसएस, ठीक, में क्या होता है 183 बीएनएसएस भारतीय, एक मिनट, 183 बीएनएसएस, एक मिनट। इधर गया भैया 183 84, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। 183 बीएनएसएस बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़, और 463 में क्या है कि मतलब उसे सुधारा जा सकता है। तो ये बीएनएसएस का 511 सेक्शन है, ठीक है ना। ये बीएनएसएस का 511वां सेक्शन है, ठीक है, 511वां सेक्शन बीएनएसएस का। इसमें बता देते हैं क्या है इसमें। 511वां सेक्शन क्या बोलता है? तो ये बोलता है फाइंडिंग और स्टेटमेंट वेयर रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी, ठीक है ना। तो ये है, चलिए, अगर उसमें एरर है कोई भी स्टेटमेंट में जो नोट किया गया है, एरर है, ओमिशन है, मतलब कोई भी फॉल्ट है, तो उसको सुधार किया जा सकता है सेक्शन 511 ऑफ बीएनएसएस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफिसर power to require attendance of the person acquainted with the fact and circumstances of the case is mentioned in as, कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थिति से परिचित हो की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की
की शक्ति दी गई है, मतलब किसमें पुलिस अधिकारी जो है क्या कर सकता है, मामले से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति की हाजिरी लगवा सकता है, मतलब बुला सकता है, ठीक है ना, हाजिरी लगवा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 160 का एक सीआरपीसी का, ठीक है ना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और ये किस में है, तो 179 में, बीएनएसएस के, ठीक है, ये सेक्शन बीएनएसएस के 179 में, 179 में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच में बी गिवन इन समरी ट्रायल इज, समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट कितने दिन का दिया जा सकता है, ठीक है, तो 3 मंथ का, ठीक है ना, समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ का दिया जा सकता है, ठीक है। और ये किस में है अभी समरी ट्रायल, तो समरी ट्रायल किस में है, तो 283 के बीएनएसएस में, ठीक है, सेक्शन 283 के बीएनएसएस याद रखिएगा, 283 बीएनएसएस, ठीक है। और इसमें कौन से केस आ सकते हैं, तो इसमें अब 3 साल तक की सजा वाले केस आ सकते हैं, पर सजा लिमिट समरी ट्रायल में वही है, ठीक है ना, सजा लिमिट जो पहले थी वही है, लेकिन इसमें 3 साल तक के केस इंक्लूड किए जा सकते हैं बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। चलिए सेक्शन 60, सॉरी क्वेश्चन 60, द कोर्ट ऑफ सेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाई, कोर्ट ऑफ सेशन कौन इस्टेब्लिश करेगा, कौन इस्टेब्लिश करेगा, तो भाई जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट करती है कोर्ट ऑफ सेशन, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और सेक्शन क्या है बीएनएसएस का, तो सेक्शन 7, सेक्शन 7 बीएनएसएस का पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 7 बीएनएसएस, उसमें लिखा गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in respect of cases instituted otherwise than on police report under which of the following section charge are framed, किस सेक्शन में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर स्थापित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में परिचित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 246 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, सेक्शन 246 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अभी इस किस में चला गया है, तो 272 में, ठीक है ना, 272 में चला गया है, 272 बीएनएसएस, ठीक है। चलिए इन अ वुमेन, if a woman sentenced to death if found to be pregnant her sentence shall be commuted to imprisonment for life by, कौन कर सकता है एक, अगर यदि कोई स्त्री जिसे मृत्यु दंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार को, राज्यपाल को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, किसको है, तो बताइए, हाई कोर्ट को है, ठीक है ना, हाई कोर्ट को है पावर ये, हाई कोर्ट उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देगा, ठीक है। और कौन से सीआरपीसी का उपयोग करते हुए, सीआरपीसी 416 का उपयोग करते हुए, चलिए एक बार देख लेते हैं, अच्छा चलिए अभी 416, रुकिए मिलना ही ले सीआरपीसी का 416, सीआरपीसी एक मिनट देखना पड़ेगा इसको, गलत नहीं बता सकते दोस्त, ठीक है, बुक में वेरीफाई कर ले रहे हैं, नो पिल्स
एक मिनट, 400 से 453। 456 ठीक है। 456 है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। इफ अ वुमेन सेंटेंस टू डेथ ही फाउंड टू प्रेग्नेंट, हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है। सीआरपीसी बीएनएसएस का 456 जो सेक्शन है उसमें लिखा गया है, बीएनएसएस का डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है ना। बीएनएसएस का 456, ठीक है, न्यू सेक्शन बता रहे हैं, पुराना वाला नहीं। 456 जो सेक्शन है बीएनएसएस का वो बताता है कि क्या कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। वन one of the important principle of evidence law is that evidence to be weighted and not numbered is inherent in which of the following section of the Indian Evidence Act 1872। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है साक्ष्य को तौला जाए, गिना न जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित है? ठीक है ना। साक्ष्य को तौला जाए, गिना ना जाए। एविडेंस टू बी वेटेड एंड नॉट नंबर्ड, मतलब नॉट टू बी काउंटेड। ठीक है, किस सेक्शन में ये बात बोली गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 134। ठीक है, सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, और 134 इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएनएसएस के किस में है? प्रणाम प्रणाम, बैठिए। तो ये देख लीजिएगा, बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस में है? 139 में, मतलब आप लोग देख लीजिएगा 139। रुकिए हम देख के बता देते हैं। हाँ, 139 नंबर ऑफ विटनेसेस। 139। ठीक, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 139 में है, देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग रीचेक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1870, मतलब कब रिपील्ड किया गया? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कब रिपील किया गया? इसका राइट आंसर है 1938, रिपीलिंग एक्ट 1938। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड। चलिए, fact which shows the preparation of the fact in issue, fact which are result fact in issue, fact which are part of the same transaction, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये सेक्शन 6 हो जाएगा, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन 6। ठीक है, फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलीवेंट फैक्ट।
अभी सी का 6 अगर मिलाएं सी का 4, तो सी का 4 सिर्फ ए में है, तो हमारा राइट आंसर ए होना चाहिए। तो चलिए देखिए, एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया, राइट आंसर ए होगा। और बाकी अब मिला सकते हैं, ए का 2 हो जाएगा। फैक्ट विच शो द प्रिपरेशन ऑफ द फैक्ट इन इशू सेक्शन 8 में है, ठीक है। अब फैक्ट विच आर रिजल्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, तो ये सेक्शन 7 में है, ठीक है। ठीक, और ये फैक्ट विच आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इसे रेस जेस्टा बोलते हैं, ठीक है, रेस जेस्टा, तो सेक्शन 6 में है, तो ये देख सकते हैं। और ये सारे सेक्शन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ कहाँ है, तो दो दो सेक्शन कम कर लीजिए, ठीक है। लास्ट वाले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो सेम ट्रांजेक्शन वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन 5 में है, ठीक है। मतलब सॉरी, सेम ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन, दो सेक्शन कम करना है ना, तो 4 में, ठीक है, सेक्शन 4 में है। और फैक्ट विच आर रिजल्ट इन फैक्ट इन इशू 7 में जो कर रहा है वो 5 में है, ठीक है ना। दो दो सेक्शन कम कर लीजिए, बाकी आ जाएगा, ठीक है ना। बस दो दो सेक्शन कम कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 पोजेशन इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ऑनरशिप, दिस प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब्ड इन, ठीक है ना। कब्जा स्वामित्व का, समझ रहे हैं ना, पोजेशन इज 9 पॉइंट ऑफ लॉ आउट ऑफ 10, जाहिर सी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 110 इसका बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट का 110, ठीक है। और 113 अब हो गया है बीएसए का, ठीक है। बीएसए का सेक्शन 113 इसका बात करता है, बीएसए का 113। एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप लोग, 110 हम तो देख के ही बता रहे हैं, 110 सेक्शन 110 113। रुकिए एक बार और देख ले 113 क्या बात करता है। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, ठीक है। 113 ऑफ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नया वाला 113, ठीक है ना। तो ये जो है 113 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, ठीक है ना। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो प्रोविजन फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, मतलब स्मृति पुनः ताजा करने से संबंधित है, कौन सा सेक्शन, 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 159, सेक्शन जो है 159। तो 159 अब ये किसका, बीएससी का कौन सा सेक्शन हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं 159 159 162, ठीक है ना। बीएसए का सेक्शन 162 हो जाएगा, ठीक है। 162 162, ठीक है, बीएसए का। चलिए, ए स्पाउस विल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज, पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति है। स्पाउस विल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज, 68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से पत्नी पत्नी के बीच वाद में, पति पत्नी के बीच अभियोजन में, उपयुक्त सभी, विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु मेड इट, इन सूट बिटवीन द स्पाउस, इन प्रोसिक्यूशन बिटवीन द स्पाउस, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और ये किस, कौन सा सेक्शन है, तो 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का, और बीएसए का 128, बीएसए का 128, ठीक है। बीएसए का 128 क्या बात करता है ये, बीएसए का 128 तो बता देते हैं आपको, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है। 128 बीएसए का, 122 एविडेंस एक्ट का। तो हम बीएसए ही देख के, अब जो हम लिखेंगे वो नया लॉ वाला ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो 128 कम्युनिकेशन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, इसका बात करता है 128। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, द प्रिजम्पशन ऑफ
legitimacy of the child is governed by section 112 of the Indian Evidence Act. Narendra Nath Pahari versus Ram Govind Pahari is a leading case on the legitimacy of a child born during the continuance of valid marriage. कौन सा राइट आंसर है? किसी शिशु के धर्मजत्व होने की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 से विपरीत है। एक विधि मान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मत्व के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बिल्कुल गलत लग रहा है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, और 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इसमें जिक्र किया गया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 116 में है। ठीक है, 112, एक मिनट हम रीचेक कर लें। 112, हाँ 116 में है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के 116 में है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी का बात करता है। ठीक है ना, 112 जो है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी का जिक्र करता है। ठीक है, तो ये 116 हो जाएगा, 116 BS से। चलिए आगे बढ़ते हैं। The burden of proof in a suit or proceeding lies on the person who would fail if no evidence at all were given on either side. किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। ये कौन से सेक्शन में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102, राइट आंसर बी। ठीक है ना, और ये BSA का 105 में है। ठीक है, 105। ठीक है, क्या है? 102, 105 बता देते हैं क्या है 105 में। ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। ठीक है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर अध्यारोपित है, मतलब कौन उसे प्रूव करेगा। चलिए, तो विच अगला सेक्शन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2018 की निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि का अधिनियम 2018 संशोधित किया गया? कौन सा धारा? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 146। ठीक है, चलिए अब 146 क्या है? 149 में है। ठीक है, BSA का BSA का 146 149 में है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं 149। ठीक है, और 149 है क्या? तो क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है ना, क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट प्रूव्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मींस नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, एक सेक्शन कौन सा? ये डिफिनीशन क्लॉज में है। ठीक है, सेक्शन 2 में नॉट प्रूव्ड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सेक्शन करेक्टली मैच नहीं है? प्रिजम्पशन इज डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, ऊपर वाला तो बिल्कुल सही है, ये मैच है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डम्ब विटनेस, प्रिजम्पशन इज टू डाउरी डेथ, ये भी सही है। ये भी बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हियर्ड
ऑफ फॉर 7 ईयर्स, ये भी सही है। डम्ब विटनेस 119 में नहीं है, ठीक है। ओहो, 113 ए में भी डाउरी डेथ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 113 बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। 113 ये, 113 बी, 17 18, 117 और 118 में है ये। 117 और 118 न्यू में 117 प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय द मैन, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी देन, ठीक है। तो ये 113 ए जो अब 117 हो गया है बीएसए का, ठीक है। ये हो गया है 117 बीएसए का। तो इसमें है क्या, तो इसमें है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, ठीक है। और 118 ऑफ बीएसए कहता है डाउरी डेथ, ठीक है ना। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, तो डाउरी डेथ किस में है, 118, ठीक है, बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। एक सौ तो डम्ब विटनेस किस में है, चलिए आप लोग में कमेंट करके बताइए कि डम्ब विटनेस किस में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब 125 में है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, ठीक है ना। 125 में, मतलब 119 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का अब 125 में आ गया है, ठीक है। 125 बीएसए का बात सेम टू सेम करता है। चलिए, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर नोन एज, तो देखिए फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्या है, रेस जेस्टा का बात करता है, जो कि सेक्शन 5 में है बीएसए के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेस जेस्टा, ठीक है। सॉरी, अरे 5 नहीं, 4 गलती हो गया, 4 हम बताए थे ना कि 2 सेक्शन कम करना है। रेस जेस्टा पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में किस में था, 6 में था, तो 2 सेक्शन कम कर लीजिए तो 4 में ना आएगा, ठीक है। चलिए, और डाइंग डिक्लेरेशन किस में था, 32 में था, ठीक है। अभी किस में है आप लोग कमेंट करके बताइए, 32 के 1 में था। चलिए, अब प्ली ऑफ अलीबी एडमिशन सेक्शन 17 में था, जो कि अभी 15 में है। एडमिशन बीएससी के सेक्शन 15 में है। तो प्ली ऑफ अलीबी किस में था, सेक्शन प्ली ऑफ अलीबी सेक्शन 11 में था, ठीक है। तो अभी किस में है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी झारखंड एपीओ में पूछा था, अभी जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट, इन एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट। तो ये कौन सा आंसर होगा, तो ये किससे था, कन्फेशन से रिलेटेड था, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, कन्फेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 इज रिलेटेड टू, अब देखिए इसमें जो पलविंदर कौर में किस प्रकार क्वेश्चन आया था झारखंड एपीओ में, इसमें आया था कि मतलब एक्सेप्ट एज अ होल और रिजेक्ट एज अ होल, ठीक है। आप
या तो उसे पूरा कन्फेशन जो है पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए या पूरा रिजेक्ट कर दीजिए, यही इसमें बोला गया था बलविंदर कौर में, ठीक है, कन्फेशन में। तो ये क्वेश्चन पूछा था झारखंड एपीओ में, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पोलिटी 60 इज रिलेटेड टू हिंकलिन टेस्ट, ठीक है ना। हिंकलिन टेस्ट कौन सा सेक्शन जो है हिंकलिन टेस्ट से रिलेटेड है, तो ये सेक्शन 292 से रिलेटेड है। 292 किस चीज का बात करता है, ऑब्ससेनिटी से, ठीक है ना, ऑब्ससेनिटी से बात कर, ऑब्ससेनिटी, ठीक है, किसका, ऑब्ससेनिटी का जिक्र करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी ये बीएनएस में किस में है, तो 294 में, ठीक है, 294 बीएनएस के। चलिए एक बार हम कंफर्म कर लें, क्या था, 292, हाँ 294 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लंबा होने जा रहा है वीडियो। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर, तो सेक्शन 228 के ए ऑफ इंडियन पेनल कोड, ठीक है। ये तो किसी को भी याद रहेगा, इतना बढ़िया तो है ही ये क्वेश्चन। अरे ससुरा, चलिए इसका राइट आंसर बी, ठीक है। और ये बीएनएस में किस में चला गया है, तो 72 में, याद रखिएगा। ये 228 ए जो है अभी बीएनएस में 72 ऑफ बीएनएस में है, ठीक है। एक बार हम मिला लें, क्या है 228 ए, 72 में है, ठीक है। चलिए, बी भारतीय न्याय बीएनएस में 72 में। चलिए, अ distinction has been well explained by the Supreme Court in Nanak Chand versus State of Punjab relating to which of the following section of Indian Penal Code। उच्च न्यायालय ने नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में भारतीय दंड संहिता की अधोलिखित किन धाराओं के मध्य अंतर की व्याख्या अच्छी तरह से की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन इंटेंशन एंड, इसी से ना, सेक्शन 34 और 94, राइट आंसर डी, ठीक है, बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149, ठीक है। और ये किस में 34 किस में आ गया, तो 3 के 5 ऑफ बीएनएस में, 149 किस में आ गया है, तो 190 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये 34 आ गया है कॉमन इंटेंशन वाला 3 के 5 में, और ये आ गया है 190 में, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। थ्री का 5 क्या बात करता है, देखिए, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो 3 का 5 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, जो पहले 34 बात करता था, ठीक है। कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ दी सच पर्सन इज लायबल फॉर डेट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 का 5 मतलब 34, 3 का 5 और 190 190, एक मिनट, 190 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट, तो ये कॉमन इंटेंशन का एक बात करता है, एक कॉमन ऑब्जेक्ट का बात करता है, ठीक है। तो ये जो है 3 का 5 जो है ये कॉमन इंटेंशन, ये 190 कॉमन ऑब्जेक्ट का बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018 इज बीइंग इन्फोर्स्ड, क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018 कब इन्फोर्स में आया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 2018, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो हाँ, तो आप कमेंट में बताइए कि अभी ये बी एस से
बीएनएसएस और बीएनएस कब इन फोर्स में आया, ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू का एसेंट कब मिला, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। अगर आप बता देते हैं तो आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे, कमेंट में जरूर लिखें प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? एक्सटॉर्शन 383 सही है, डकॉइट 391 ये भी सही है, रोबरी 389 ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रोबरी का 390 में है आई थिंक, ठीक है ना, तो ये मतलब आईपीसी के 390 में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि रोबरी 390 में है ना कि 389 में, ठीक है। थेफ्ट 378 में है, सही है। चलिए न्यू सेक्शन देख लेते हैं। रोबरी 309 में है, ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं रोबरी 309 में है, ठीक, थेफ्ट 303 में है, ठीक, और डकैत 310 में है, एक्सटॉर्शन किस में है? चलिए एक्सटॉर्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट, हम भी कंफर्म हो लें। एक्सटॉर्शन 308 में, ठीक है, एक्सटॉर्शन किस में है? 308 में, ठीक, डकैत 310 में, ठीक है, 309 में रोबरी, ठीक है, 303 में थेफ्ट, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा 308 9 10 लाइन से 308 9 10 जो है 308 9 10 एक्सटॉर्शन रोबरी और डकैत है, ठीक है ना, एक्सटॉर्शन रोबरी डकैत, एक्सटॉर्शन रोबरी डकैत, थेफ्ट 303 में, स्नैचिंग 304 में, ठीक है, छीना झपट 304 में, थेफ्ट के बाद स्नैचिंग है, ठीक है, याद रखिएगा 304 में स्नैचिंग है, कौन सा? बीएनएस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड वर प्रिपेयर्ड बाई द फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ कमीशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, भूख लग गया है, जा रहे हैं खाना खाने। ओके बाय।